हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौमिया स्टडी पॉइंट में। हम आपको सॉल्व करा रहे थे यूपी एनएचएम के द्वारा जो सीएचओ का एग्जाम हुआ था 7/9/2021 को, उसी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे थे, जिसकी प्रीवियस क्लासों में हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम उससे आगे के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो आने वाला आगामी स्टाफ नर्स का एग्जाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है ये क्लास, क्योंकि जो स्टाफ नर्स के और यूपी एनएचएम सीएचओ के क्वेश्चन आते हैं वो लगभग एक जैसे ही आते हैं, एक ही पैटर्न पे होते हैं और बहुत सिमिलरिटी होती है उन क्वेश्चन में, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है ये क्लास आपके लिए। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विच इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एमनेस्टिक सिंड्रोम। निम्न में से एमनेस्टिक सिंड्रोम का कॉमन कॉज क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन डिफिशियंसी, ऑप्शन बी दिया गया है हाइपोक्सिया, ऑप्शन सी दिया गया है कंफ्यूजन और ऑप्शन डी दिया गया है एल्जाइमर डिमेंशिया। तो एमनेस्टिक सिंड्रोम का कॉमन कॉज क्या होता है, तो ये होता है विटामिन डिफिशियंसी, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एमनेस्टिक सिंड्रोम की अगर बात करें कि ये होता क्या है, तो ये कुछ समय के लिए घटनाओं को याद रखने में जब व्यक्ति असमर्थ हो जाता है, जो किसके कारण देखने को मिलता है, ब्रेन इंजरी, इलनेस या फिर नशीली दवाओं के सेवन के कारण देखने को मिलता है। यानी कि वो कुछ समय के बाद चीजें भूल जाता है, उस कंडीशन को एमनेस्टिक सिंड्रोम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओसीडी क्लाइंट ऑन हर वे टू द क्लिनिक वंडर्स, डिड आई रिमेंबर टू टर्न ऑफ द स्टोव, व्हाट सब टाइप ऑफ ओसीडी मस्ट सी बी सफरिंग फ्रॉम। एक क्लाइंट है और घर जाते हुए उसे रास्ते में याद आता है कि यह सोचता है कि मैं स्टोव बंद करना याद है या नहीं है, कि मैंने स्टोव बंद किया है या नहीं किया है। वो किस सब टाइप के ओसीडी से पीड़ित है। यहां पे आपको ऑप्शन ए दिया गया है चेकिंग, ऑप्शन बी दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है रूमिनेशन और ऑप्शन डी है कंटामिनेशन। यहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा चेकिंग। अगर कोई व्यक्ति रास्ते में सोचता है कि मैं स्टोव बंद करना भूल गया हूं या कोई चीज मैं भूल गया हूं, उसको चेकिंग ओसीडी डिसऑर्डर बोलते हैं। जिसमें ओसीडी की अगर बात करें क्या क्या देखने को मिलता है, तो कंटामिनेशन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, अनएक्सेप्टेबल थॉट हो सकते हैं, सिमेट्री अरेंजिंग हो सकता है, डाउट हो सकते हैं। ये चीजें ओसीडी ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when blood sample are collected to study the inheritance patterns with the families that have members diagnosed with schizophrenia, it is known as। जब ब्लड सैंपल उन परिवारों के अंदर इनहेरिटेंस यानी वंशानुगत पैटर्न की स्टडी करने के लिए कलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें सिजोफ्रेनिया का डायग्नोस किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है साइको बायोलॉजिकल एनालिसिस, ऑप्शन बी है जेनेटिक ब्लड वर्क, ऑप्शन सी है हीमो प्रीडिपोजिंग एनालिसिस और ऑप्शन डी है जेनेटिक लिंकेज एनालिसिस। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जेनेटिक लिंकेज एनालिसिस। जब हम ब्लड सैंपल लेने के बाद और वंशानुगत पैटर्न की जांच करते हैं तो उस जांच को जेनेटिक लिंकेज एनालिसिस बोला जाता है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक मंदता वाले बच्चे को देखभाल प्रदान करने के लिए देखभाल करने वाले प्राथमिक देखभालकर्ता की
समता के बारे में संबंध निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन ए दिया गया है, प्राथमिक देखभालकर्ता को पता चलता है कि बच्चा स्वयं की देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। ऑप्शन बी दिया गया है, प्राथमिक देखभालकर्ता बच्चे की देखभाल के बारे में चिंतित है। ऑप्शन सी है, प्राथमिक देखभालकर्ता को बच्चे के व्यवहार की यथार्थवादी अपेक्षाएं होती हैं। और ऑप्शन डी है, प्राथमिक देखभालकर्ता यह पाता है कि बच्चा अपनी आवश्यकताओं के बारे में बता सकता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक देखभालकर्ता को बच्चे के व्यवहार की यथार्थवादी अपेक्षाएं होती हैं, यानी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉर्म ऑफ बिहेवियर थेरेपी दैट मे बी यूज्ड टू इनहेंस डिजायर्ड बिहेवियर इन मेंटली चैलेंज्ड क्लाइंट वुड बी। बिहेवियर थेरेपी की कौन सी फॉर्म होती है जो यूज होती है इनहेंस डिजायर बिहेवियर इन मेंटली चैलेंज्ड क्लाइंट में? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ ले आप। इसमें पूछा गया है, बिहेवियर थेरेपी का कौन सा रूप होता है जिसका उपयोग मानसिक रूप से चुनौती वाले क्लाइंट में वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है? क्योंकि क्वेश्चन समझ आना बड़ा जरूरी है। जब तक हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हम सही आंसर नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ऑप्शन बी है बिगिन पनिशमेंट, ऑप्शन सी है इनहेंस सोशल इंटरेक्शन और ऑप्शन डी है डिस्पेलिंग फॉल्स बिलीफ। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिगिन पनिशमेंट। और बिगिन पनिशमेंट बोलते किसको है? इसको हिंदी में सौम्य सजा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? निम्नलिखित में से डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की कौन सी विशेषता होती है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है, शोइंग आर्गुमेंट बिहेवियर और एटीट्यूड। ये आर्गुमेंट हो सकता है लेकिन ऑप्शन में यही दिया गया था। ऑप्शन बी है शोइंग रिगिडिटी एंड स्टूबर्नेस। ऑप्शन सी है शोइंग रिस्ट्रेंट विद इन एन इंटीमेट रिलेशनशिप। और ऑप्शन डी है ए परवेसिव एंड एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। कोई क्लाइंट है या पेशेंट है जिसमें डिपेंडेंट पर्सनैलिटी ऑर्डर देखने को मिल रहा है, तो वो किस डिपेंडेंट पर्सनैलिटी ऑर्डर से पीड़ित है या फिर उसकी विशेषता क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसमें क्या विशेषता देखने को मिलेगी डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए परवेसिव एंड एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। सिम्टम की अगर बात करें डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, डीपीडी की, तो एक्सेसिव अटैचमेंट हो सकता है, ओवर डिपेंडेंसी, क्लिंजी बिहेवियर हो सकता है, फियर ऑफ सेपरेशन, एक्सेसिव एंजाइटी हो सकता है, एक्सट्रीमी पैसिविटी हो सकता है, सीवियर सबमिशन हो सकता है, एविडेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, ओवर सेंसिटिविटी देखने को मिल सकता है, पेसिमिज्म देखने को मिल सकता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस डीपीडी में देखने को आपको मिल सकता है। ये सिम्टम थे डीपीडी के, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन एल्डरली मैन एज 79, एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी उम्र 79 है, वाज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट किया जाता है विद एन एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसको एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और एग्जामिनेशन पेशेंट हैज ए हाई फीवर, और एग्जामिनेशन करने पर पता लगता है कि उसको तेज बुखार है, एग्रीडिएटेड और क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्बेंस। स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्बेंस से पीड़ित है
व्हाट इज द डायग्नोस, तो उसका डायग्नोस क्या करेंगे। ऑप्शन ए दिया गया है डिमेंशिया, ऑप्शन बी दिया गया है एमनेसिया, ऑप्शन सी दिया गया है पिक्स डिजीज और ऑप्शन डी दिया गया है डिलीरियम। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डिलीरियम, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। डिलीरियम होता क्या है, एक सीरियस डिस्टर्बेंस होता है जिसमें मानसिक क्षमताओं में गंभीर डिस्टर्बेंस, जिसके परिणाम स्वरूप कंफ्यूज थिंकिंग और आसपास के बारे में जागरूकता कम हो जाती है, उस कंडीशन को डिलीरियम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थेरेप्यूटिक डाइट प्रीफर्ड इन केस ऑफ डायरिया। निम्नलिखित में से कौन सी थेरेप्यूटिक डाइट प्रीफर्ड करेंगे डायरिया के केस में। ऑप्शन ए दिया गया है फुल फ्लूइड डाइट, ऑप्शन बी है ब्लेंड डाइट, ऑप्शन सी है क्लियर फ्लूइड डाइट और ऑप्शन डी है सॉफ्ट डाइट। तो एक डायरिया का पेशेंट है, उसको थेरेप्यूटिक डाइट देनी है, तो उसको दी जाएगी क्लियर फ्लूइड डाइट, यानी ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइट्स इज डायरेक्टली रेगुलेट बाय एल्डोस्टेरोन। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्टली रेगुलेट करता है एल्डोस्टेरोन और उसके कंसंट्रेशन को, या फिर विच इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली रेगुलेट बाय एल्डोस्टेरोन और उसका कंसंट्रेशन, किस इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को एल्डोस्टेरोन रेगुलेट करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्योंकि क्वेश्चन समझना बड़ा जरूरी है, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो हम सही आंसर भी नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है आयरन, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम और ऑप्शन डी है सोडियम। तो जो रेगुलेट किया जाता है एल्डोस्टेरोन वो किया जाता है सोडियम, तो यहां पे आपका राइट आंसर सोडियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी होगा। एल्डोस्टेरोन होता क्या है, ये एक हार्मोन होता है जो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है और रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को और मैनेज करता है लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन योर ब्लड। आपके ब्लड में सोडियम और पोटेशियम के लेवल को रेगुलेट करता है, लेवल को मेंटेन करता है, मैनेज करता है कौन, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का मुख्यालय कहां स्थित है। ऑप्शन ए दिया गया है मुंबई में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास का संस्थान का जो मुख्यालय स्थित है वो है दिल्ली में, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार स्रोत विटामिन के का अच्छा स्रोत है। यहां पे विटामिन के का सोर्स पूछा गया है कि सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है विटामिन के का। ऑप्शन ए दिया गया है दूध, ऑप्शन बी गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन सी अंडे और ऑप्शन डी है मछली का तेल। तो सबसे अधिक जो विटामिन के का स्रोत होता है, जो सबसे ज्यादा विटामिन के मिलता है, वो मिलता है गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियों से, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां होती है या हरे पत्तेदार सब्जियां होती है उसमें विटामिन के की अच्छी खासी मात्रा होती है, तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको लगता है ये क्लास थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।